Hello friends, my name is Chandan Singh Pal and I am studying in GNM second year from Braj Nursing and Paramedical Education Center. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम आप वर्ड के मीन से पता लगा सकते हैं। नेफ्रोन जो वर्ड है वो यूज किया जाता है नेफ्रॉन के लिए एंड सिंड्रोम मीन जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीज। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसी डिजीज है जो कि मेनली ग्लोमेरुलर पार्ट को अफेक्ट करती है, जिसमें कि कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं और जो हमको ये डिफाइन करने में हेल्प करते हैं कि पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ए प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोटीनयूरिया, हाइपोएल्बुमिनीमिया, एडिमा एंड हाइपरलिपिडीमिया। तो ग्लोबल नेफ्रोटिक सिंड्रोम हमारे एक ऐसे रीनल डिसऑर्डर है जो कि मेनली हमारे ग्लोमेरुलर पार्ट को अफेक्ट करता है, जिसमें कि हमको कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो कि ये हेल्प करते हैं कि पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम की समस्या है। तो सबसे पहला सिम्टम है यहाँ पे प्रोटीन यूरिया। तो ये प्रोटीन यूरिया जो है इसमें क्या होता है कि प्रोटीन का एक्सीशन होना शुरू हो जाता है यूरिन के थ्रू एक्सेसिव अमाउंट में। यूरिन में प्रोटीन का आना प्रोटीन यूरिया कहलाता है। नेक्स्ट है इसमें हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया। हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया का मतलब होता है जो हमारा ब्लड है उसके अंदर से ग्लोबुलर प्रोटीन एल्ब्यूमिन की कमी हो जाना। नेक्स्ट है एडिमा, यानी होल बॉडी के अंदर एडिमा का डेवलपमेंट हो जाना, जनरलाइज्ड एडिमा जिसे हम बोलते हैं एना सार्का, जिसके लिए टर्म यूज करते हैं हम जनरलाइज्ड एडिमा के लिए एना सार्का। एंड नेक्स्ट हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया का मीन्स होता है कि बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड है उसके अंदर लिपिड्स की मात्रा का बढ़ जाना, एक्सेसिव अमाउंट में लिपिड्स का बॉडी में एक्यूमुलेशन हो जाना। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसके कॉजेस क्या है, यानी कि क्या क्या कारण है जिसके थ्रू नेफ्रोटिक सिंड्रोम डिजीज हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है। तो सबसे पहला जो कॉज है वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें इम्यूनिटी का फंक्शन डिसफंक्शन हो जाता है एंड इम्यूनिटी एबनॉर्मल फंक्शन करती है, जो कि हमारे एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर लेती है हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर के खिलाफ ही। तो इसमें एक सिंड्रोम है जिसे हम बोलते हैं गुड्स-पास्चर सिंड्रोम। ये जो गुड्स-पास्चर सिंड्रोम है इसके अंदर क्या होता है, एक एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है जिनको हम बोलते हैं एंटी-जीबीएम एंटीबॉडीज। एंटी-जीबीएम नाम से आपको पता चल रहा होगा कि एंटी-जीबीएम का मतलब होता है एंटी यानी अगेंस्ट, जीबीएम यानी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट बनाई गई एंटीबॉडीज को एंटी-जीबीएम एंटीबॉडीज कहते हैं। ये एंटी-जीबीएम एंटीबॉडीज हमारे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को क्या करती है, डिस्ट्रक्ट करने का काम करती है। तो जब हमारी ये जीबीएम ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को डिस्ट्रक्ट करेगी तो वहां की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी और वहां इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बारे में। तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा हो जाता है, जिसमें कि क्या होता है, जी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया एक नॉर्मल फ्लोरा है जो कि हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या हमारी स्किन पर भी कभी-कभी प्रेजेंट होता है बाय द ब्लड सर्कुलेशन या किसी वुंड के द्वारा या किसी पेशेंट जिसको कि हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया एक नॉर्मल फ्लोरा की तरह रहता है। लेकिन जब वो पेशेंट स्नीज करेगा या फिर छींकेगा या फिर क्या करेगा, कफिंग करेगा, तो वो उसकी ड्रॉपलेट के द्वारा हमारे बॉडी में एंटर कर जाएगा और हमारी बॉडी से एब्जॉर्प्शन के द्वारा एंड ब्लड स्ट्रीम के थ्रू यानी ब्लड के द्वारा वो कहाँ पहुंचेगा, हमारे ग्लोमेरुलर पार्ट में, और वहां जाके अफेक्ट करेगा, वहां की सेल्स को डिस्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से वहां इन्फ्लेमेशन डेवलप होगा एंड अदर कंडीशंस भी डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स। तो ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स में ड्रग्स हैं जैसे कि NSAID। तो ये NSAIDs जो होते हैं इनका मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यूज किए जाते हैं इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करने के लिए, यानी कि इन्फ्लेमेशन जो हमारी बॉडी में हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको सबसाइड करने के लिए हमारे एडमिनिस्टर किए जाते हैं हमारी बॉडी के लिए। बट क्या होता है कि हमारी नेफ्रॉन के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर
प्रोस्टाग्लैंडिन एक केमिकल मीडिएटर है जो कि इन्फ्लेमेशन के दौरान रिलीज होता है और नॉर्मल भी कुछ बॉडी में एक्स्ट्रा फंक्शंस करता है। तो वो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो हमारे रीनल प्लाज्मा फ्लो को मेंटेनेंस करके रखता है। एक मेजर वैसोडायलेटर होता है जो कि हमारे रीनल प्लाज्मा फ्लो को मेंटेन करता है। बट एक्सेसिव अमाउंट में NSAID देने की वजह से, जब एक्सेसिव अमाउंट में NSAID देंगे तो वो क्या करेगा कि उस प्रोस्टाग्लैंडिन के सीक्रेशन को कर देगा इनहिबिट, यानी कि उसको रोक देगा। जब प्रोस्टाग्लैंडिन का सीक्रेशन रुक जाएगा तो फिर वो हमारे क्रॉनिक तौर पे क्या होगा कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसका सीक्रेशन इनहिबिट हो जाएगा और वो अपना वर्क करना बंद कर देगा। तो इसकी वजह से रीनल प्लाज्मा फ्लो के अंदर थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाएगा हमारी बॉडी में। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रीनल डिसऑर्डर्स के थ्रू कैसे होता है हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो रीनल डिसऑर्डर्स जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब इनसे कैसा होता है कि जैसे आपने देखा UTI और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो UTI में क्या होता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, हो सकता है कि लोअर में हो या अपर में हो। तो इन्फेक्शन वहाँ डेवलप होता है तो वो स्प्रेड हो जाता है हमारी किडनी के लिए, जो कि पहुंचता है हमारे नेफ्रॉन पार्ट पे, और नेफ्रॉन पार्ट पे पहुंचने के बाद वहाँ की सेल्स का डिस्ट्रक्शन करता है। जब वो वहाँ की सेल्स का डिस्ट्रक्शन करता है तो वहाँ GFR में प्रॉब्लम आती है, GFR ग्रेड मेंटेनेंस नहीं हो पाता एंड अदर कंडीशंस वहाँ पे और भी डेवलप कर देता है, जैसे कि वहाँ इन्फ्लेमेशन डेवलप कर देता है। तो इसकी वजह से वहाँ बहुत सारी सिम्टम्स एंड प्रॉब्लम्स अराइज होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब तक तो हमने जो कॉजेस की बात की थी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ड्रग्स एंड रीनल डिसऑर्डर, ये तो थे प्राइमरी कॉजेस, जो कि प्राइमरी यानी कि जिनसे डायरेक्ट अफेक्ट होता है हमारी किडनी के ऊपर, हमारे नेफ्रॉन पार्ट के ऊपर। लेकिन अब जो हम बात करेंगे वो है सिस्टमैटिक कॉजेस। तो सिस्टमैटिक कॉजेस में होते हैं जैसे कि सिस्टमैटिक डिजीज के द्वारा जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ, तो इसमें सबसे पहला है हमारा डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल एक्सेसिव हो जाता है, हाई हो जाता है। और ये क्रोनिक डिजीज है जिसमें कि बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेसिया। तो डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि जब ज्यादा ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा रहेगी और जब वो नेफ्रॉन पार्ट में ब्लड आता है तो वहाँ की वेसल्स को स्क्लेरोसिस यानी उनके अंदर नैरोइंग करता है एंड उसकी वहाँ की वेसल्स को क्या करता है, हार्डनिंग अपील करने लगता है, हार्डनिंग करता है हमारे रीनल की वेसल्स के लिए। एंड एक इसका अदर भी फैक्टर ये है कि ये करता है इसमें पॉलीयूरिया की एक कंडीशन होती है। पॉलीयूरिया मींस होता है एक्सेसिव अमाउंट में यूरिन का आना। तो एक्सेसिव अमाउंट में जब यूरिन आएगा तो उसके लिए नेफ्रॉन को ज्यादा से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। और अगर प्रोलॉन्ग, क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज है, तो प्रोलॉन्ग अगर ये कंडीशन बनी रहेगी, इसकी वजह से क्या होगा कि फिर ज्यादा से ज्यादा उसको GFR मेंटेनेंस करना पड़ेगा किडनी को। एंड डायबिटीज में एक कंडीशन और देखी जाती है जिसे हम बोलते हैं हाइपोटेंशन, यानी कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके अंदर हाइपोटेंशन की समस्या बनी रहती है। और जब प्रोलॉन्ग टाइम तक हाइपोटेंशन की समस्या बनी रहेगी तो किडनी उस हाइपोटेंशन को मेंटेन करती है, क्योंकि किडनी हमारी जो हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम भी मेंटेनेंस करती है एंड हाइपरटेंशन को मेंटेनेंस करके रखती है। तो जब क्रॉनिक तौर पे ये डिजीजेस अफेक्ट करेंगी तो हमारे रीनल के अंदर GFR कमना शुरू हो जाएगा और डिजीज प्रोग्रेसिव तौर पे रीनल फेलियर की ओर चलने लगेगी, यानी कि रीनल फेलियर यानी इसमें क्रॉनिक रीनल फेलियर होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट कॉज है इसमें सिस्टमैटिक के अंदर हार्ट फेलियर। तो आप सब लोग जानते हैं हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है कि हार्ट फेलियर में होता ये है कि हार्ट ब्लड को पंप करना कर देता है बंद। जैसे इसमें दो कंडीशन होते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट फेलियर हो सकता है या राइट साइड ऑफ हार्ट फेलियर हो सकता है। तो सपोज कीजिए लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट फेलियर हो चुका है, और जब लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर हो जाएगा तो वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्शन की कैपेबिलिटी है वो खो देंगे, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन ऑल ओवर द बॉडी अपर्याप्त होगा, यानी पूरी तरह से ब्लड सर्कुलेशन बॉडी को नहीं मिल पाएगा। और जब पूरी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन बॉडी को नहीं मिलेगा तो इससे रीनल सिस्टम पे यानी रीनल यानी हमारी किडनी को भी प्रॉपर वे में सप्लाई नहीं मिलेगी। और जब इसमें प्रॉपर वे में रीनल को सप्लाई नहीं मिलेगी तो रीनल यानी अपनी किडनी फंक्शन करना बंद कर देगी और रीनल फेलियर पेशेंट को हो जाएगा। उसकी डेफिनेशन क्या है एंड उसकी कॉजेस क्या क्या थे। अब हम बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, यानी किस मैकेनिज्म के थ्रू ये हमारी बॉडी में डेवलप होती है डिजीज। तो सबसे पहले है इसमें
ड्यू टू एनी कॉज, ड्यू टू एनी कॉज यानी किसी भी कारण से, चाहे वो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो, चाहे वो एंटी-जीपीएम एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन की वजह से जीपीएम हो, मेम्ब्रेन का डिस्ट्रक्शन हो, यानी किसी भी कारण से जब हमारे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रक्ट किया जाएगा या नष्ट किया जाएगा, तो वहाँ क्या होगा, इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाएगा। तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर का स्ट्रक्चर। ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है जिन्हें हम फेनेस्ट्रेटिंग कैपिलरीज के नाम से भी जानते हैं। तो इन कैपिलरीज नेटवर्क के अंदर इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाएगा। देन क्या होगा फिर, एबनॉर्मल परमिएबिलिटी इन द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड कैपिलरीज एंड अदर स्ट्रक्चर। यानी कि यहाँ जो लेयर्स हैं, सबसे पहले तो जो है आपकी फेनेस्ट्रेटिंग कैपिलरीज का जो स्ट्रक्चर है, पहले फ्लूइड उसको पास करता है, उसके बाद ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को पास करता है, एंड उसके बाद एपिथेलियल सेल्स की एक लेयर होती है, विसरल लेयर होती है ये, जो कि पोडोसाइट सेल्स से बनी होती है। देन इसको पास आउट करके द फ्लूइड पास आउट होता है हमारे यूरिन के थ्रू। लेकिन यहाँ पर क्या हो चुका है, एबनॉर्मल परमेबिलिटी हो चुकी है। परमेबिलिटी का मतलब जो होता है, जैसे कि किसी भी ब्लड वेसल की परमेबिलिटी का मतलब है उस ब्लड वेसल के अंदर जो फ्लूइड है वो अपने उस प्रेजेंट फ्लूइड को सेलुलर कंपार्टमेंट के लिए अलाउमेंट कर दे। नॉर्मल फिजियोलॉजी में परमेबिलिटी बहुत ही नॉर्मल लेवल से चलती है, लेकिन जब यहाँ एबनॉर्मल परमेबिलिटी हो चुकी है तो वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट्स को, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड अदर प्रोटीन्स को ये क्या करेगी, पास आउट करना यहाँ से शुरू कर देगी, जो कि डेवलप करेगा कंडीशन को प्रोटीन यूरिया, यानी कि प्रोटीन फिल्टर इन यूरिन। तो जब ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन यूरिन के थ्रू फिल्टर होना शुरू हो जाएंगे तो बॉडी में प्रोटीन यूरिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। अच्छा, तो प्रोटीन यूरिया की कंडीशन डेवलप होने के बाद क्या होगा इसमें नेक्स्ट, डिक्रीज सीरम एल्ब्यूमिन लेवल, यानी कि सीरम के अंदर से एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है उसका लेवल कम हो जाएगा। नॉर्मली फिजियोलॉजी में जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजेन, इन सबको ये जो लेयर्स हैं यहाँ पर ये अलाउड नहीं करती पास आउट होने के लिए। यहाँ दो टाइप के बैरियर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइज बैरियर, जैसे कि ये एक लेयर है एंड इसके अंदर ये साइज के अकॉर्डिंग है। तो जो ये साइज के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो हमारा जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन कंपोनेंट है उसके साइज के अकॉर्डिंग ये इतना छोटा होगा कि एल्ब्यूमिन यहाँ से पास आउट नहीं हो पाएगा। फर्स्ट बैरियर तो ये हो गया। लेकिन सेकंड बैरियर क्या होता है, इन लेयर्स के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब जो हमारा एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो ऐसे कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है वो कि खुद एनायनिक कंपोनेंट होते हैं, यानी नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और आप लोगों ने फिजिक्स में लॉ पढ़े होंगे या मैथमेटिक्स में लॉ पढ़े होंगे, एनायनिक कंपोनेंट को कभी भी आकर्षित नहीं करता, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज वाला कंपोनेंट है वो नेगेटिव चार्ज वाले कंपोनेंट को कभी भी आकर्षित नहीं करेगा। सिर्फ किसको आकर्षित करेगा, पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल वाले को। अब क्या होता है कि यहाँ पर जब इन्फ्लामेशन इन जगह डेवलप होता है तो एक केमिकल मीडिएटर रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन या साइटोकाइनिन। काफी सारे केमिकल मीडिएटर्स यहाँ सीक्रेट होते हैं जो कि यहाँ पर प्रेजेंट इस या लेयर पर प्रेजेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जो मॉलिक्यूल उनके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा। और न्यूट्रल होने की वजह से एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो यहाँ से फिल्टर होना स्टार्ट कर देगा और इसके थ्रू यूरिन से पास आउट हो जाएगा। जब सीरम एल्ब्यूमिन लेवल डिक्रीज हो जाएगा यानी कि हाइपो एल्ब्यूमिनिमिया हो जाएगा बॉडी में डेवलप, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा ऑन्कोटिक प्रेशर को। अब ऑन्कोटिक प्रेशर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो आपके लिए दिखा है रेड एरिया, ये आपकी आर्टीरियोलर साइड है, ये कैपिलरी साइड है एंड ये वीनस साइड है। तो नॉर्मली जो फिजियोलॉजी में होता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इस जगह प्रेजेंट होते हैं हमारी ब्लड वेसल्स में। और जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो क्या करता है, वो फ्लूइड को शिफ्ट करने की कोशिश करता है वेस्कुलर कंपार्टमेंट टू इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट। बट जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है
वो क्या करता है, उस फ्लूइड को रिटेन करके रखता है, पकड़ के रखता है वेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर ही। अब जो हमारी बॉडी में हाइपोएल्बुमिनीमिया डेवलप हो चुका है, जिसकी वजह से एल्बुमिन क्या कर रहा है, ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेनेंस कर रहा है। लेकिन जब हाइपोएल्बुमिनीमिया हो गया है तो ऑन्कोटिक प्रेशर हो चुका है डिक्रीज एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो चुका है इंक्रीज। तब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एज कंपेयर टू ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज है, तो वो ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड को पास आउट कराएगा या शिफ्ट करेगा कहां पर, सेल्यूलर कंपार्टमेंट के अंदर, जिससे कि क्या होगा, बहुत सारा फ्लूइड सेल्स के चारों तरफ इंटरस्टिशियल स्पेस में कलेक्ट होना शुरू कर देगा एंड बॉडी में कंडीशन डेवलप हो जाएगी एडिमा। जिसके अंदर दिस कंडीशन इज डेवलप्ड इन बॉडी, यानी एडिमा बॉडी में डेवलप हो जाएगा। जनरलाइज्ड एडिमा यानी होल ऑफ द बॉडी इज एडिमेटस, एडिमा डेवलप हो जाएगा, जिसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, हम उसे बोलते हैं एनासार्का। जनरलाइज्ड एडिमा के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं एनासार्का। अच्छा, एक कंडीशन तो हो गई एडिमा की। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर एक कंडीशन और डेवलप होती है, जब हमारे सीरम के अंदर से एल्ब्यूमिन प्रोटीन का लेवल हो चुका है डाउन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन सीरम के अंदर, ब्लड के अंदर हमारे उसका लेवल डाउन हो चुका है, तब ये हमारे फीडबैक मैकेनिज्म देगा ब्रेन को। जब हमारी ब्लड वेसल्स में से या बॉडी के अंदर से एल्ब्यूमिन प्रोटीन का लेवल कम हो चुका है, तो हमारी बॉडी फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हमारा जो लिवर है वो प्रोड्यूस करेगा, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा एक्सेसिव अमाउंट में। तो वो नॉट ओनली एल्ब्यूमिन को प्रोड्यूस करेगा, बल्कि और भी कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ये जो हमारा लिवर है, ये बॉडी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स को, लाइक द HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स एंड VLDL एंड ट्राइग्लिसराइड्स। तो जब एल्ब्यूमिन प्रोटीन का लेवल कम हो रहा था, लेकिन बिकॉज हमारा लिवर क्या करेगा, ऑल ऑफ द प्रोटीन्स का, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन्स का हमारी बॉडी के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। तब ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स हो जाएंगे, तो ये हमारी बॉडी के अंदर लिपोप्रोटीन्स हैं, LDL, VLDL एंड HDL। तो कंडीशन जो बॉडी के अंदर डेवलप होगी वो होगी हाइपरलिपिडीमिया। कौन सी कंडीशन डेवलप हो रही है यहाँ पर फिर, हाइपर लिपिडीमिया। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में, कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डॉक्टर को या किसी भी स्टाफ को आइडेंटिफाई करने में कि पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम की समस्या है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के 4 मेन सिम्टम्स होते हैं, यानी 4 ऐसे मुख्य सिम्टम्स हैं जो हेल्प करेंगे किसी भी पेशेंट का अंडरस्टैंड करने में कि उसको क्या डिजीज अपीयर है बॉडी में। तो सबसे पहला है इसमें प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया का मतलब होता है यूरिन के अंदर प्रोटीन का आना, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होंगे यूरिन के थ्रू, यूरिन में उसकी मात्रा बढ़ेगी प्रोटीन की, तो इसे हम कंडीशन को बोलेंगे प्रोटीन यूरिया, जो कि किस वजह से हो रहा था, जब परमेबिलिटी एनॉर्मल हो रही थी तो अलाउ कर रही थी प्रोटीन्स को अपने स्ट्रक्चर के थ्रू पास आउट होने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया। हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया क्या होता है कि ब्लड के अंदर से एल्ब्यूमिन नाम के प्रोटीन का लेवल क्या है, कम हो जाता है, क्योंकि हमने पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो फिल्टर हो रहा था, जो कि साइज बैरियर को और चार्ज बैरियर को क्रॉस आउट करके वहां से फिल्टर होकर पास आउट हो रहा था। तो इसकी वजह से क्या है, ब्लड में उसका लेवल कम हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया का मतलब होता है ब्लड के अंदर या हमारे सीरम के अंदर लिपिड्स की जो मात्रा है वो एलिवेट हो जाना, यानी कि बढ़ जाना। ये क्यों हो रहा था, क्योंकि जब बॉडी के अंदर से बहुत सारे प्रोटीन जैसे ट्रांसफेरिन है और जो सीरम प्रोटीन है जैसे कि हमारा एल्ब्यूमिन है, जब ये लॉस हो रहे थे तब मैकेनिज्म के थ्रू, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हमारा जो लिवर है वो एक्सेसिव प्रोटीन का प्रोडक्शन कर रहा था, तो बॉडी में लिपिड्स भी बना रहा था, लिपोप्रोटीन्स का भी फॉर्मेशन कर रहा था, जिसकी वजह से एक्सेसिव अमाउंट में बॉडी में लिपिड्स का जमा हो जाएंगे।
अच्छा, नेक्स्ट है एडिमा। एडिमा मैंने आपको बताया था, जब एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा था। और ऑन्कोटिक प्रेशर क्या करता है, हमारी वेसल्स के अंदर फ्लूइड को रिटेन करके रखता है, लेकिन वो कम होने की वजह से, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने की वजह से एडिमा क्या है, वो फ्लूइड शिफ्ट हो रहा था सेल्यूलर कंपार्टमेंट में एंड एडिमा डेवलप हो रहा था। तो ये तो मुख्य साइन हो गए जिनसे कि हम आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन कुछ अदर साइंस भी हैं बॉडी में जो कि इस कंडीशन के दौरान हमको देखने को मिलते हैं। तो इसमें पहला है पेरी ऑर्बिटल एडिमा। पेरी ऑर्बिटल एडिमा होता है क्या, वैसे तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर पेशेंट की होल बॉडी एडिमेटस होती है, यानी पूरी बॉडी में एडिमा डेवलप होता है। बट जब पेशेंट मॉर्निंग में जब उठता है तो वो देखता है उसके फेस पे ज्यादातर एडिमा होता है, स्पेशली इन द आई साइड, यानी आई के चारों तरफ। और क्या होगा, एंकल जॉइंट्स पे या हमारी एक्सट्रीमिटीज पे। तो इसमें ये क्यों हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमारी जो एक्सट्रीमिटीज की है, आई के साइड की जो लेयर है, जो हमारी स्किन है, वो बहुत ही लूज है। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड को शिफ्ट करता है, तो उसे प्रेशर इतना हाई नहीं लगाना पड़ता, तो ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड का शिफ्ट होना शुरू हो जाता है इस लूज स्किन के अंदर, तो पेरी ऑर्बिटल एडिमा डेवलप हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है एनीमिया। एनीमिया क्यों हो रहा है, कि एनीमिया इस वजह से हो रहा है कि सबसे पहली चीज तो हमारी बॉडी के अंदर से एक ट्रांसपेरेंट नाम का एक प्रोटीन है, वो पास आउट हो चुका है। ट्रांसपेरेंट जो प्रोटीन है वो आयरन का ट्रांसफर करता है ब्लड के लिए। तो ये जब इस प्रोटीन की मात्रा जब ब्लड के अंदर से कम हो जाएगी तो वो हेल्प नहीं करेगा आयरन को ट्रांसपोर्टेशन में, और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प नहीं करेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन की कमी आएगी, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे एनीमिया। और एक मैकेनिज्म ये भी है कि जब ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है वहां पर नेफ्रॉन के अंदर, तो आरबीसी भी, आरबीसी का वैसे साइज काफी होता है, 7 माइक्रोन मिलीमीटर होता है, लेकिन क्या होता है कि जब ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, स्ट्रक्चर ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, तो वहां से आरबीसी ऑल्सो, यानी आरबीसी भी वहां से पास आउट होना शुरू कर देती है। अच्छा, नेक्स्ट है असाइटिस। असाइटिस का मीन्स होता है फ्लूइड कलेक्शन इन पेरिटोनियल कैविटी। और असाइटिस हमारी बॉडी में इस वजह से फॉर्म हो रहा है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो चुका है और जो फ्लूइड है वो ज्यादातर सेल्यूलर कंपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा है वेसल्स से। तो बॉडी में असाइटिस में क्या होगा, फिर वो फ्लूइड है पेरिटोनियल कैविटी में कलेक्ट होना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट है वेट गेन होना। पेशेंट का वेट गेन हो रहा है, वजन बढ़ रहा है। वजन क्यों बढ़ रहा है, वजन इसलिए बढ़ रहा है हमारी बॉडी में, इसकी भी दो मैकेनिज्म है। एक मैकेनिज्म तो ये है कि जब बॉडी में लिपिड्स की मात्रा बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है, फैट की मात्रा बढ़ रही है, तो वेट गेन होगा। और नेक्स्ट क्या होगा, वेट गेन होने का मैकेनिज्म कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड रिटेंड है, जो एडिमा बॉडी में डेवलप है, फ्लूइड रिटेंड है, क्योंकि इन्फ्लामेशन जो हमारी ग्लोमेरुलर की कैपिलरीज में हो रहा है उसकी वजह से जीएफआर हो गया है कम, और जीएफआर कम होने की वजह से फ्लूइड रिटेंड रहा है बॉडी में, जो कि क्या कर रहा है, हमारी बॉडी के वेट को बढ़ाने का भी काम कर रहा है। नेक्स्ट, द एनोरेक्सिया। तो एनोरेक्सिया का जो मीन्स होता है एनोरेक्सिया लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख न लगना। तो पेशेंट को भूख नहीं लग रही है, और भूख क्यों नहीं लग रही है बॉडी में, क्योंकि बॉडी के अंदर लिपिड्स की मात्रा जब बढ़ी हुई है, बॉडी उसका मेटाबॉलिज्म कर रही है, यानी बॉडी में लिपिड है, फैट का मात्रा, जो फैट की मात्रा जो बॉडी में बढ़ी हुई है, तो बॉडी क्या करेगी, उस फैट का मेटाबॉलिज्म करेगी, एनर्जी के रूप में यूज करेगी। तो पेशेंट को ज्यादा भूख नहीं लगेगी, एनोरेक्सिया की कंडीशन बनी रहेगी। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है, हाइपरटेंशन इस वजह से हो रहा है क्योंकि जीएफआर यानी इन्फ्लामेशन होने की वजह से ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर जीएफआर क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है, एंड फ्लूइड रिटेंड हो रहा है ब्लड वेसल्स में, एंड फिर उससे कहाँ शिफ्ट हो रहा है, वो हो रहा है सेल्यूलर कंपार्टमेंट के अंदर, यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस में। जब ब्लड वेसल्स में फ्लूइड रिटेंड रहेगा तो क्या करेगा, वो ब्लड की वॉल्स पे प्रेशर लगाएगा और हाइपरटेंशन यानी बीपी को बढ़ाएगा, ब्लड के प्रेशर को बढ़ाएगा वॉल पे, जिस कंडीशन को बोलेंगे हाइपरटेंशन। अच्छा, नेक्स्ट है वीकनेस। अब वीकनेस क्यों हो रही है, तो वीकनेस होने के इसमें बहुत सारे कॉजेज हैं। एक कॉज तो यही है कि एनोरेक्सिया यानी पेशेंट को लॉस ऑफ एपेटाइट है, बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो क्या करेगी बॉडी, क्या है एनोरेक्सिया, पेशेंट कुछ खा नहीं रहा है। नेक्स्ट वीकनेस हो रही है क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन्स हमारी बॉडी के थ्रू पास आउट हो चुके हैं,
तो पेशेंट क्या करेगा, वीकनेस फील करेगा, फटीग यानी थकान महसूस होगी, वो हमेशा थोड़ा थका थका रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इसमें फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी ऐसी क्या क्या चीजें हैं, ऐसी क्या क्या मेजरमेंट हैं, तो किस तरीके से हम इस कंडीशन को डायग्नोस करेंगे कि पता लगाएंगे पेशेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम से ग्रसित है। इसमें सबसे पहला है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन का मीन्स होता है पेशेंट के बारे में उसकी जानकारी को लेना, उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करना, जैसे कि उसकी प्रेजेंट में कौन सी कंप्लेन है, क्या क्या ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, पास्ट में उसे क्या डिजीज रह चुकी हैं, उसके सिम्टम क्या थे, उसका ट्रीटमेंट क्या था, ये सब हम इसमें हिस्ट्री कलेक्शन में कलेक्ट करेंगे। एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू बॉडी के अंदर एग्जामिनेशन करेंगे, इसमें वाइटल साइंस लेंगे एंड सिम्टम्स देखेंगे बॉडी के अंदर क्या क्या आ रहा है, तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। नेक्स्ट क्या है, थर्ड केयूबी एक्सरे। केयूबी एक्सरे का मतलब होता है किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर, इनका क्या करना, एक्सरे करना। एक्सरे से इसके अंदर जो कुछ भी एब्नॉर्मलिटीज हैं उनको हम पता लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है, पाल्पेशन। तो पाल्पेशन आप लोग जानते हैं, पाल्पेट करके देखना, यानी 3 फिंगर्स से हम क्या करेंगे, किसी भी उस एरिया को जहां जैसे हमारे बॉडी में असाइटिस है या एडिमा है, पाल्पेट करके देखेंगे। तो जब हमारे पेशेंट के बॉडी में असाइटिस भी फॉर्म का एंड एडिमा भी फॉर्म है, तो हम उसे पाल्पेट करके देखेंगे, और इस पाल्पेशन से हम क्या महसूस करेंगे कि हमको किडनी पाल्पेट हो रही है नहीं हो रही है, किडनी का पाल्पेशन करेंगे हम। नेक्स्ट क्या है, यूरिन एनालिसिस। चलिए यूरिन की जांच कराएंगे और उसमें पता लगाएंगे कि उसमें कुछ क्या क्या आ रहा है, जैसे कि ब्लड सेल्स आ रही हैं उसमें, हीमेचूरिया तो नहीं हो रहा पेशेंट को, यानी कि आरबीसी वगैरह या कुछ और ब्लड सेल्स उसमें तो नहीं आ रही यूरिन के अंदर, या प्रोटीन तो नहीं आ रहे बॉडी ब्लड के अंदर, ये हम इसमें यूरिन एनालिसिस में पता करेंगे। एंड ब्लड टेस्ट के अंदर, यानी ब्लड हम जो पेशेंट का लेंगे उसमें टेस्ट करेंगे कि ब्लड में क्रेटिनाइन का लेवल कितना है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है, और हमारे ब्लड के अंदर सीरम के अंदर एल्ब्यूमिन का लेवल इसमें कितना है, क्योंकि एल्ब्यूमिनिया हो रहा था इसके अंदर, तो एल्ब्यूमिन का लेवल हम इसके अंदर देखेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम को मेडिकली कैसे मैनेज करेंगे। तो मेडिकली मैनेजमेंट का मतलब होता है मेडिसिन के द्वारा कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। तो मेडिसिन के द्वारा में सबसे पहले हम देखेंगे प्रोवाइड एंटीबायोटिक थेरेपी। तो एंटीबायोटिक जो टैबलेट्स होती हैं, एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती है, वो जो कि हमारे बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ को रोकती है, और जो हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है इसको फिनिश करती है, रिड्यूस करती है, जिसमें कि हम जैसे पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे पेनिसिलिन, जो कि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके इम्यून सप्रेसिव थेरेपी। तो इम्यून सप्रेसिव थेरेपी जो होती है वो दी जाती है इम्यूनिटी जो कि हाइपर एक्टिविटी हो चुकी है उसके अंदर, या एबनॉर्मल फंक्शन कर रही है, उसको सबसाइड करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए। तो इम्यून सप्रेसिव जो एजेंट है, जैसे कि इसमें स्टेरॉइड्स हैं, तो ये स्टेरॉइड क्या करेगा, जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे जो नेफ्रॉन के पार्ट ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लेमेशन डेवलप हो गया था उसको सबसाइड करेगा। अच्छा, नेक्स्ट डाययूरेटिक थेरेपी। तो डाययूरेटिक्स का क्या वर्क होता है, डाययूरेटिक्स हम इस वजह से दे रहे हैं कि हमारा जो यूरिन है वो एक्सेसिव अमाउंट में पास आउट कराने के लिए, जो कि यूरिन का फॉर्मेशन क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, और जब यूरिन का फॉर्मेशन इंक्रीज होगा, जीएफआर बढ़ जाएगा, तो ज्यादा ज्यादा फ्लूइड बॉडी से पास आउट होगा, तो क्या होगा, बॉडी में क्या हो जाएगा, एडिमा की जो कंडीशन है वो रिड्यूस हो जाएगी, बॉडी के अंदर से एडिमा डिक्रीज हो जाएगा, जिसमें कि हम देते हैं पेशेंट को फ्यूरोसिमाइड। एंड नेक्स्ट जो हम दे रहे हैं वो दे रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का जो वर्क है वो है कि हमारे जो हाइपरटेंशन यानी बीपी जो बढ़ गया है उसको हटाने के लिए, यानी रिड्यूस करने के लिए, उसको एक नॉर्मल फंक्शन में लाने के लिए, नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए। ओके, अब हम इसका मेडिकल मैनेजमेंट करने के बाद करेंगे इसका नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी नर्स के तौर पर हम इसमें क्या केयर देंगे या किस तरीके से हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहला है इसके अंदर मॉनिटर आउटपुट एंड इनपुट चार्ट एंड मेजर द वेट ऑफ द पेशेंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, यानी कि पेशेंट कितना फ्लूइड या कुछ भी बॉडी के लिए इनटेक कर रहा है और कितना आउटपुट कर रहा है, यानी कि कितना वो अपनी बॉडी से पास आउट कर रहा है या फिर बॉडी से लॉस हो रहा है। एंड मेजर द वेट ऑफ पेशेंट,
एंड पेशेंट क्या है वेट मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि किडनी की डिजीज में फ्लूइड का रिटेंशन या फ्लूइड का बैलेंस बनाना बॉडी के अंदर बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड हाई प्रोटीन डाइट एंड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। तो हाई प्रोटीन डाइट एंड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर से बहुत सारे प्रोटीन का क्या हो चुका है, पास आउट हो चुके हैं, हमारी बॉडी से बहुत सारे जो है प्रोटीन सीक्रेट हो चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं यूरिन के थ्रू। तो बॉडी में क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं। हाई प्रोटीन डाइट देंगे, यानी पेशेंट को प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन देंगे, एंड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट यानी कि बॉडी को एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए, जो पेशेंट के अंदर जो वीकनेस, जो फटीग जो कंडीशन हो रही है, उसको हम ट्रीट करने के लिए हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट दे रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम जो कर रहे हैं, मॉनिटर द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट एंड मेंटेन इट, यानी पेशेंट का ब्लड प्रेशर फॉल डाउन हो रहा है या फॉल इन हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, ये हम देखेंगे और उसको मेंटेन करेंगे, हाइपरटेंसिव ड्रग के द्वारा मेंटेन करेंगे, या पेशेंट को क्या है अदर ड्रग देंगे और उसका फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे इसमें, मेंटेन द पेशेंट हाइजीन टू प्रिवेंट अदर इन्फेक्शन, यानी कि जो पेशेंट है उसकी हाइजीन को मेंटेन करेंगे कि पेशेंट सही तरह से ब्रश वगैरह करे, पेशेंट की क्या बॉडी के अंदर कोई भी अदर प्रॉपर उसकी सैनिटरी एंड अदर कंडीशन जिसमें कि उसको कोई भी इन्फेक्शन ना हो पाए, इसलिए हम उसकी हाइजीन मेंटेन करेंगे, उसकी साफ सफाई को मेंटेन करेंगे, ताकि कोई अदर बैक्टीरिया वायरस इस टाइम पर उसकी बॉडी के अंदर एंटर ना हो जाए। एंड क्या करेंगे, मॉनिटर द वाइटल साइन ऑफ पेशेंट एंड मेंटेन करेंगे उसको। तो पेशेंट के वाइटल साइन यानी कि ब्लड प्रेशर मेंटेन करेंगे एंड हार्ट रेट को मेंटेन करेंगे और मॉनिटर करते रहेंगे कि पेशेंट के हार्ट रेट क्या आ रही है या ब्लड प्रेशर कितना बढ़ा हुआ है, कितना घटा हुआ है। एंड नेक्स्ट क्या है, टू प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए है यहाँ पर साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना। जब पेशेंट को उसकी प्रोग्नोसिस यानी डिजीज में उसकी में प्रोग्नोसिस के बारे में बताना कि उसकी डिजीज की कंडीशन क्या चल रही है, वो कैसे ठीक होगा, या उसकी मेडिकेशंस क्या क्या रहेंगी, उसकी प्रॉपर वे में हम उसको बताएंगे और उसको एक सपोर्ट देंगे साइकोलॉजिकली, मानसिक तौर पे, जिससे कि वो डिप्रेस्ड ना हो या एंजाइटी में ना चला जाए। तो आज का हमारा टॉपिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम यही फिनिश होता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस बनवाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।